अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर पिछले कई दिनों से ये बात कह रहे थे कि अवाम को थोड़ा सा सब्र करना होगा, अपने घबराना नहीं है और हम अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे और उनके जो सब्र का फल है वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है IT सेक्टर में और दीगर डिपार्टमेंट्स में अवाम को रिलीफ देने की, और आज का उनका खिताब उन्होंने दौराए रूस के हवाले से भी बताया और मीडिया की गैर जिम्मेदाराना जो कुछ रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की, और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन को भी एक दफ़ा फिर टारगेट किया। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में मार्च शुरू होने वाला है, मार्च से पहले मार्च का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के ख़िलाफ़ और PTI सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, मार्च हो रहा है। तहरीक अदम-ए-एतमाद का मौसम भी है और क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो कि नंबर्स गेम्स का खेल है पूरा, और इस नंबर्स में बज़ाहिर ये लग रहा है हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है और कहा भी जा रहा है कि उनके अपने नंबर्स पूरे हैं। इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो वफ़ादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं और वो कौन लोग हैं जो वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए तैयार हो जाते हैं हमेशा की तरह। अब और ख़ास तौर पे चूँकि महंगाई अगेन एक बहुत बड़ा इशू है और इसको हुकूमत क्या वाकई कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी। इस पैकेज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन का एक टारगेट था, और चूँकि बार बार बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं कि सिलेक्टेड को घर भेजेंगे और एक दिन भी हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़ा सख्त अल्फाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज से बातें हो रही हैं। PTI भी इसी तरह की तनकीद कर रही है सिंध में जो वो अपना मार्च कर रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मखदूम मोहसिन साहब, सीनियर रहनुमा हैं GDA से और इत्तेहादी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मखदूम साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया कार हैं और हमेशा पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान के हालात पे लिखते हैं। राव साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और शहजाद कुरैशी साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। मखदूम साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि सिंध में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल हो गए उनको मुसलसल सूबे में, और वो महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक दिन भी सिलेक्टेड हुकूमत को रुकने नहीं देंगे, घर भेजेंगे। दूसरी तरफ 15 साल में जो सिंध का हाल है वो आपके सामने, और आपसे बेहतर कौन जानता है सिंध को। तो क्या वजह है कि इस वक्त जो सियासत है वो एक सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए की जा रही है, या 2023 आप समझते हैं कि टारगेट 2023 है और प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का जो खिताब है क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो रिलीफ दिया है अवाम को, ये उनको पहले देना चाहिए था। और जिनकी नई हुकूमत 2018 में जो बनी तो वो एक अल्टरनेटिव के सूरत में बनी, जो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को अवाम ने छोड़कर एक नई जमात को एक मौका दिया, लेकिन इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से और अपने तरीक़ेकार से अवाम को मायूस किया इन्होंने। लेकिन अब अगर आप देखें कि महंगाई के खिलाफ अगर ये निकले हैं सिंध में पीपल्स पार्टी वाले, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। अगर महंगाई की बात करते हैं, वही आटा जो पंजाब में सस्ता फराम हो रहा है वही आटा अगर आप सिंध में अगर चेक करेंगे तो महंगा फराम हो रहा है। अगर आप ज़राअत पे चले जाएं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता हमारा एक मुल्क है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेट गन्ने का किसान को जो रेट पंजाब में और दूसरे सूबों में मिलता है वो रेट सिंध में दस्तयाब नहीं है। और इसमें बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ भी दिया। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ तो दिया, मैं कह रहा हूँ ये रिलीफ उनको पहले देना चाहिए था। और ये सिर्फ इस रिलीफ तक नहीं, क्योंकि अवाम देखें, अवाम बड़ी परेशान है। सही। और हमें ये सारी जातियात की पॉलिटिक्स, हुकूमत भी तो परेशान है। आप समझते हैं कि वाकई तो कौमी खजाने में कुछ होगा तो वो रिलीफ देंगे, और कोशिश की इन्होंने 3 सालों में मामला सेट करने की। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमती टीम की जो टारगेटेड थे उन्होंने कोशिश की कि टारगेट अचीव करें, तो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन पे आ चुके हैं हम? लेकिन सही डायरेक्शन पे मुल्क तब जाएगा जब मुल्क में करप्शन रुकेगी। ठीक। करप्शन एक मुल्क का ऐसा मसला है जो पिछले 40-50 सालों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। और अभी देखें, खान साहब का सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये था कि
کرپشن کے خلاف ہم نے ان سے ہماری امیدیں ان سے وابستہ تھیں کہ وہ احتساب کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو سزائیں دیں گے. لیکن نواز شریف صاحب کا ان کے ہی دور میں ملک سے باہر جانا نمبر ایک چیز. دوسری چیز کہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ لاسٹ ایئر والی بھی دیکھ لیں, اس سال والی بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال 4 گنا 120 سے لے کر 124 تک نمبر گیا, اور اس سال وہ رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ 2018 کے بعد بھی کرپشن ہے. صحیح. تو جب تک کرپشن نہیں رکے گی ملک, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی حکومت صحیح ڈائریکشن کی طرف جاگی. ٹھیک ہے, پی 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 مارچ سے وفاق میں کیا اثر پڑے گا, اور پی ٹی آئی کا جو سندھ میں مارچ ہے اس سے سندھ کے حالات پہ کیا اثر پڑے گا راؤ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جو اثر پڑنے کی بات کی ہے تو میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتا چلوں کہ یہ ایک وفاق کی ایک بڑی جماعت ہے, یہ کبھی بھی جمہوری سیٹ اپ کو غیر مستحکم نہیں ہونے دے گی. وفاق کی بڑی جماعت ہے یا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہا جاتا تھا کہ لاڑکانہ تک محدود ہے, لیکن پھر اس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں حکومتیں بھی بناتی رہی ہے, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. ہم یہ سیاسی بیانات ہیں. آپ نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں بلاول صاحب کا جلسے کو دیکھے تو ہزاروں کی تعداد سے لوگ ملیں گے آپ کو. جہاں تک 15 سال مسلسل صوبے میں حکومت کرنے کے بعد اگر آپ کو ہزاروں میں مل رہے ہیں تو یہ کوئی کارکردگی تو نہیں ہے آپ کا؟ پوری کارکردگی میں تو آپ وفاقی حکومت کی اگر بات کریں تو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جو ان کے مخصوص حلقے ہیں سندھ کے اندر, وہاں پر ایک بڑا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن وفاق کی اگر بات کریں تو ان کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرو. عوام مایوس ہے ان سے. اور آج جو ریلیف دیا پرائم منسٹر نے, نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی, اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب ایک دباؤ کی صورت میں ہے. یہ ریلیف تھا, یہ تو 2-4 دن پہلے ویسے ہی لیک ہو گیا تھا. مختلف لوگوں سے پیٹ میں بات رہ ہی نہیں رہی تھی, وہ سمجھے کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریلیف کے بعد 10 روپے پیٹرول جو انہوں نے کم کیا ہے, جس دوران 10 روپے بڑا تھا, وہ جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں تھی کہ واپس اپنی جگہوں پر آ گئی ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عوام اس وقت 150 روپے لیٹر کو ادا کرنے کے قابل ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریلیف دیں تو ہم تو یہ امید کریں گے کہ آٹے کی جو قیمت ہے, جو بنیادی ضرورت ہے, اس کو ادا کیا جائے, چینی کی قیمت کو کم کر دیا جائے, گھی کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے, اور اس کو روک دیا جائے بھلے ہی اگلے 2.5-3 ماہ کے لیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ آ رہا ہے اور اس میں 2.5-3 مہینے کے اندر کوئی اگر ریلیف دیا, منجمد کر دیا اس کو. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کا جو ایک سٹانس تھا مہنگائی کو لے کر پرائم منسٹر کے آج کے اس پیکیج نے تھوڑا سا ان کو ڈیمیج کر دیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو سڑکوں پر نکلی ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, بلاول صاحب کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نکلے اور وزیر اعظم صاحب نے گھبرا گئے. اچھا چلے ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر سراج سرکی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں شہزاد قریشی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. قریشی صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے آج پیکج کا اعلان کیا, بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے, اور ایک عرصے سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے عوام امیدیں لگائے بیٹھے تھے, اور پرائم منسٹر چونکہ بار بار یہ بات دہرا بھی رہے تھے کہ آپ صبر کریں اور ہم آپ تک ثمرات پہنچائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریلیف سے جو اپوزیشن ایک مہم انہوں نے چلائی تھی اور ظاہر مہنگائی کے خلاف, اور بلاول خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ایک دن بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, اس کو گھر بھیجیں گے. قریشی صاحب. شہزاد قریشی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ قریشی صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. ڈاکٹر سراج سرکی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کے آج کے خطاب کو؟ آپ نے چونکہ مارچ آپ کا جاری ہے اسلام آباد کی طرف, اور آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرا گئے؟ بالکل گھبرا گئے, پریشر میں آ گئے. اور آپ ٹائمنگ دیکھیں, کیونکہ یہاں لاکھوں لوگ نکلے پورے سندھ کے اندر, تو اس کا ظاہر پریشر تو آتا ہے. جو اسٹوڈیو میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بالکل وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف 17 سیٹیں تھی اس کی, لیکن پھر 97 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 میں بڑی اکثریتی پارٹی بن کے ابھری, پھر 2008 میں اس نے حکومت بنائی. تو یہ بالکل پریشر تو اس پہ پڑے گا. اور ابھی پورے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے, اور یہ پہلے نہیں کر رہے تھے پیکیج, جب ان پہ بھی یہ پریشر آ رہا ہے, لوگ نکل رہے ہیں, اور یہ کسی نہ کسی کو اپوزیشن والے کی طرف دیکھ رہے تھے لوگ, کسی نہ کسی کو کرنا تھا. بلاول صاحب نے الحمدللہ یہ لانگ مارچ شروع کیا ہے, اور ابھی
सिंध में ही आपको देखें कि उन्होंने घबरा के पैकेज का ऐलान कर दिया। अच्छा, और जी बाकी जो पैकेज का ऐलान जरूर किया। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है पुराने कुलीग हैं आपके, वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल का हिसाब दे पहले, फिर वफाक की बात करें। 15 सालों में आपने सिंध के हालात तो नहीं बदले, आप वफाक को बदलने जा रहे हैं। जफरीन भाई, बात यह है कि सारा हिसाब जो है ना, अब इलेक्शन आएंगे, पहले में आ जाए, सारा हिसाब इलेक्शन में अवाम लेते हैं। सही। और सबसे अच्छा जो हिसाब लेने वाला तरीका है वो भी अवामी तरीका है। ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है। इलेक्शन हो जाए और फिर तो सर अवामी तरीका है, तो आप इस हुकूमत को, आपके चेयरमैन साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक दिन भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर भेजेंगे? क्यों घर भेज रहे हैं? 5 साल पूरे करें, उसके बाद जाएं अवाम में और अवाम आपको वोट दे देंगे। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये अवाम अच्छा। और जो अवाम पे जो महंगाई का बम गिराया गया है, तो जाहिर है वो अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। हमारी जाती ख्वाहिश तो हमने कभी भी, आपको पता है कि आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हम ठीक है। डॉक्टर साहब लाइन पर रहिएगा। शहजाद कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि एक दिन भी हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको घर जाना होगा। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, किस तरह देखते हैं इसको कुरैशी साहब? कुरैशी साहब आवाज आ रही है आपको? कुरैशी साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। किस तरह देखते हैं बिलावल जो बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ भी कर लें, एक दिन भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो डॉक्टर सराफ सर साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम चाह रहे हैं कि अवाम में जाएं, ये अवाम की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। देखें, एक चीज़ पे तो मैं नहीं समझता कि कोई दो राय होगी कि मुल्क में महंगाई भी है और गैर यकीनी की सूरत हाल भी है। और देखिए, मसला ये कि जब तक आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हर कोई दे सकता है कि हम एक दिन भी नहीं रहने देंगे, 2 दिन भी नहीं रहने देंगे, लेकिन जब तक आपके नंबर गेम पूरी नहीं हो सकती, किस तरह से आप हटाएंगे? पहली चीज कि मैं नहीं समझता कि इनके पास नंबर गेम पूरी है, नंबर्स तो नहीं है, ये नंबर्स तो इनके पास पूरे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है, हाँ अलबत्ता अगर कोर्ट्स इंटरवीन करें, कोई और मामलात हो जाएं, जैसे इस मुल्क में अक्सर वो हालात भी नहीं लग रहे जो माहौल है, अक्सर पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं कि किस तरफ पॉसिबिलिटीज जा रही हैं। मौजूद साहब पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हैं, इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुरैशी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें कि क्या ये हुकूमत घर जाएगी या अगले, जिस तरह वफाकी वज़रा ये बात कह रहे हैं कि 2023 भी हमारे हैं, यानी 2028 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मौसम ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब, और दूसरी तरफ मार्च, चूँकि मार्च से पहले अपोजिशन जमातें भी मार्च कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से मार्च का आगाज़ किया और मार्च आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है, और बिलावल भुट्टो जो है वो जगह जगह पे बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं और अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। राव साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, आपको लगता है कि महंगाई जो एक टारगेट करके जा रहे हैं, हुकूमत के पास तो ऑप्शन नहीं है? अपोजिशन जो क्लेम कर रही है, इनको अगर हुकूमत मिल जाती है, चाहे पीपी को मिले, नून को मिले, या किसी को भी, किसी भी तरह अगर तहरीक एतमाद ले भी आते हैं, ये आपको लगता है कि ये इनके पास फार्मूला है कि हम इकॉनमी कैसे सही करेंगे? इनके पास फार्मूला है कि हम बैड गवर्नेंस कैसे बेहतर करेंगे? अहम है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सड़कों पर निकली है, लेकिन इनके पास महंगाई का तोड़ और जिसकी वजह से इमरान खान साहब पे इल्जामात लगाए जाए, उनका कोई मुतबादिल एजेंडा नहीं है इनके पास। ठीक, ये बात दुरुस्त है। दूसरा ये है कि वफाकी हुकूमत को सबूताज के गवर्नमेंट को सबूताज करने के लिए इनके कोई प्लान नहीं है। ना ही आप अगर इसकी बात करें, पंजाब में जो पीडीएम है जी, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता, ये सिर्फ इंतखाबात की तैयारियां, कोई भी नहीं चाहता कि हुकूमत को, इमरान खान साहब को हटाया जाए, क्योंकि ये सियासी शहादत की तरफ मामला बात जाती है। ठीक, और ये एक मकसद जरूर है कि इनको महंगाई के नाम पर और हुकूमत को पुराने वादे याद दिलाने का मकसद यह है कि आवाम ये जान ले कि इन्होंने कुछ नहीं दिया। दरअसल ये हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी किसी भी लिहाज से, मैं ये समझता हूँ कि अगर अदम एतमाद आता है तो वो साथ नहीं देगी। और आप ये देख लीजिएगा कि पंजाब में
जब पीपल्स पार्टी दाखिल होगी तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून उसका रवायती अंदाज में इस्तकबाल नहीं करेगी, ठीक, क्योंकि दोनों के इस वक्त जो ख्यालात हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये बात दुरुस्त है कि एजेंडा एक है कि इमरान खान साहब को घर भेजना है, लेकिन फौरी तौर पे भेजना इस एजेंडे में शामिल नहीं है। ठीक हो गया। मखदूम साहब, राव साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ जो लॉन्ग मार्च है और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है, दोनों के जो टारगेट हैं, अहदाफ हैं, वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें सिंक नहीं हो रही, आपस में मिल नहीं रहे, कहें ना कहें अभी भी दूरियां हैं। देखें, ये तो चीज़ें मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड मीडिया हैं कि PMLN वालों का एक क्लियर मौक़िफ़ है, वो सिस्टम को वो चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हो। ठीक, पीपल्स पार्टी वाले कभी भी सिंध गवर्नमेंट से हाथ उठाने के मूड में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट रहे, फिर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इन हाउस तब्दीली आए या कोई भी एक दूसरा वे आउट निकले, तो इन चीज़ों पे उनके इख्तलाफात हैं। और ये जब PDM बना था साल पहले, उसके बाद भी आपको याद होगा कि इन्हीं दो पार्टीज़ में इख्तलाफात थे, और फिर एंड में रिजल्ट ये हुआ कि पीपल्स पार्टी निकली तो थी इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर का लेने, लेकिन फिर एंड में वो सेनेट में अपोजिशन लीडर की पोजीशन गिलानी साहब को दिलवा के फिर वो उस मौक़िफ़ से, उस इनिशिएटिव से वो पीछे हट गए। तो ये डिफरेंस है। और PMLN में भी दो मौक़िफ़ हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का एक सॉफ्ट इनिशिएटिव है, वो चाहते हैं कि हम सिस्टम चले और टॉक्स की तरफ जाएं, मुफाहमत की तरफ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को एक सिस्टम के तहत हटाया जाए। नवाज शरीफ साहब का एक दूसरा एक इनिशिएटिव है, उनकी अगर आप वीडियो रिलीज या कभी उनकी मीडिया से बातचीत आप वहीं से बैठकर देखेंगे तो वो एक ऐसी बात करेंगे, वो ऐसी बात करेंगे कि मतलब एक प्रॉपर एक जिस मौके पे वो पीपल्स पार्टी वाले और शहबाज शरीफ, हाँ पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब में मैं समझता हूँ हम आएंगी हो जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें तो ओवरऑल वो उस चीज पे उसमें भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा तजाद है। अच्छा, वो ऐसे है कि जो जरदारी साहब है वो चाहते हैं कि अगर बुज़दार साहब से शुरू किया जाए अदम एतमाद का काम, तो बुज़दार साहब को हटाने के बाद अगर कोई वक्ती तौर पे आता है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, तो परवेज इलाही साहब होना चाहिए, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब के जो मोहब्बत है उसमें भी दरार आ सकती है। ठीक है, दरार आ सकती है। डॉक्टर सुराब सरकी साहब, एक तरफ ज़रा आप कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाए और इस वाले से तहरीक अदम एतमाद पंजाब से लाई जाए या वफाक में लाई जाए, पहले इस पे भी इत्तफाक नहीं हो पा रहा। फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब जो PDM का इत्तेहाद है वो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसला करेंगे। आपकी बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है और आपको चूँकि कहा यह जा रहा है कि आप बुनियादी तौर पे जो दूसरे कैंप्स के लोग हैं, नॉन लीग की मैं बात कर रहा हूँ, जो सोर्सेज हैं ऑफ द रिकॉर्ड हम आपको बता भी देंगे, वो ये कह रहे हैं कि आप तो हुकूमत की बी टीम है, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं सही मानों में। बात यह है कि हम हुकूमत की बी टीम होते तो हमारे साथ इस तरह बात क्यों की जाती। हमारा पहले दिन से यही फार्मूला था, एक ही तरीका है, वो ये तरीका है अदम एतमाद। और अदम एतमाद अभी भी अदम एतमाद, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब राजी हो जाए तो 24 घंटे पड़े, 24 घंटे में इंशाल्लाह ताला काम तमाम हो जाएगा। जरदारी साहब ने पूरा ग्राउंड बना दिया है, पूरा सिस्टम जो है क्लियर है। अब ये है कि वो जाहिर है आप एक चीज आप प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जाहिर है जो पार्टियां जो है वो उनको कुछ देना पड़ेगा, अगर उस पर ये राजी हो जाते हैं तो काम तो पूरा हुआ है, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर सुराब सर के साथ शायद आपने वो ऑडियो नहीं सुनी होगी, आज की एक बड़ी ज़बरदस्त ऑडियो है मरियम नवाज साहिबा की, और वो जो जिस तरह के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए जरदारी साहब के बारे में, तो इससे वाज़ेह होता है कि मामलात अच्छे नहीं हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं वो कुछ और हो रही हैं, सामने मीडिया के सामने आके सब अच्छा है बताना तो समझ आ रहा है। जफरीन भाई, बात ये कि हम मैच्योर पार्टियां हैं, उसमें सियासत के अंदर बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है और सख्त जुमलों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सियासत की यही तो खूबसूरती है, जब आपस में बैठना पड़ता है तो फिर बैठ भी जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर सुराब सर के साहब, ज़ाहिर है आप तो बड़े अच्छे ख़ानदानी सियासत करते हैं, अरसे से आपका एक बड़ा नाम है सिंध में,
हवाई जहाज से लेकर आप तक। लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर वो टीवी पे बैठकर वो लफ्ज़ बोलने के नहीं है, लेकिन इस तरह की जब मुखालिफ पार्टियां इस तरह की बात करती हैं, चाहे कोई भी हो, पीटीआई हो, नून हो, पीपीपी हो, नहीं होनी चाहिए। और लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है तो दुख होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासत के अंदर जबान जो है सही इस्तेमाल होनी चाहिए, किसी भी पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन बदकिस्मती आप ये देखें। ठीक, लेकिन इसी चीज से मैं वही कह रहा हूँ ना कि मसला ये है कि मेन फजल रहमान साहब आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है और वो नून लीग पे भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये आज की बात बता रहा हूँ मैं। आप ये जफरीन भाई भूल जाए, ट्रस्ट है, बात आगे बढ़ रही है, मामला फाइनलाइज की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि आज अगले 48 घंटे में आपको अच्छी खबर मिल जाए। अच्छा, अच्छी खबर मिल जाए, ठीक है। लेकिन सुनिए, ये बिल्कुल नहीं है बात के 1.5 लाख है, जाहिर है इतनी बड़ी पार्टियां मिल रही हैं, न चाहते हुए भी। ये भी अपनी जगह पे आप हमारे दोस्त ये कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि वही ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या समझते हैं, बात पंजाब से शुरू होगी या डायरेक्ट वफाक से? देखिए, ओपन ऑप्शन है। मेन जो है सबसे पहला हमारा टारगेट शुरू से यही है कि पंजाब से शुरू हो पीपल्स पार्टी का। पीडीएम जब बनी, पीपल्स पार्टी ने बनाई, तब भी अगर वो मान जाते हैं, वही अभी आप जितने भी मुस्लिम लीग नून के लीडर आ रहे, आपने ख्वाजा आसिफ का सुना है, आपने इनका जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून का, वो ये अभी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का मौक़िफ़ सही था। अगर हम उनकी बात मान लेते तो आज इमरान, अब इतना टाइम गुजरने के बाद भी आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाली बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये जो पार्टियां हैं आपस में मिल रही हैं, शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और पीडीएम, ठीक, बिल्कुल मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक इस तरह की ये तफरी वाली मुलाकात नहीं है, इसमें आप देखेंगे। असल में तफरी वाली तो मुलाकात डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वॉइस नोट आ रहे हैं ना एक दूसरे के, वो वॉइस नोट ये बता रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल ऐसी मीटिंग हो रही है और उसके बाद वो एक दूसरे पे यकीन नहीं करते। तो ये जानबूझ के सियासतदान जानबूझ के इसको, ताकि कोई और इसका कोई डिफेंस नहीं करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं, कोई भी हो, आप खरीदें या आप बिकें, कोई दूसरी जमात को नहीं होनी चाहिए, वफादारियां तब्दील नहीं होनी चाहिए, इस चीज वफादारियां भाई पहले तो ये होती थी कि कोई प्रेशर होता था और प्रेशर वफादारियां, अब तो ये लोग मर रहे हैं, खुद सियासत, लोगों की सियासत तबाह हो रही है, वो खुद ये परेशान है। पीटीआई वाले ये जो जिस तरह भी जहांगीर तरीन साहब जो एयर एम्बुलेंस गए लंदन, वो इस तरह गए, बस आप ये समझ रहे हैं वाकई बीमार है। तो बीमारी होंगे तो नहीं तो एम्बुलेंस में क्यों जाते? हमारे मखदूम साहब भी जाते हैं, बड़े सुकून से जाते हैं, क्यों एम्बुलेंस की क्या जरूरत थी उनको? बिल्कुल अगर आप समझ रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिर तो अदम इत्मीनान नहीं आएगी। अच्छा, इमरान खान रहे हैं भाई, सब तो ये प्री प्लान हो रहा है और आप इसके नताइज देखेंगे कि किस तरह नताइज। ठीक, आप इस खबर पे डटे हुए हैं कि 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़ी खबर आएगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा। राव साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आपको लगता है जो सरकी साहब बात कर रहे हैं कि वाकई में कोई अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, और जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो एयर एम्बुलेंस में इस तरह नहीं गए, जिस तरह मतलब वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने बस बाहर जाना था, कुछ मामला तय पा गए। साहब के मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि उनको उम्मीद नहीं है कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ जाए। अच्छा, लेकिन उनके इत्तेहादियों के ऊपर, अभी हमारे एक इत्तेहादी पास बैठे हुए हुकूमत के, अभी तक हमने हुकूमत की फेवर में इनके मुंह से कोई जुमले नहीं सुने। सही, पीपल्स पार्टी के लेकिन अपोजिशन के हक में भी तो नहीं है, एटलीस्ट उनको छोड़ भी तो नहीं रहे ना। सियासत का माहौल है, मैंने अपने शुरू में कहा था, ये इलेक्शन की तैयारियां चल रही है सर। अच्छा, और वफाकी हुकूमत का अगर देखा जाए तो खुद ये चाहती है कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो कि मैं कहूँ कि मैं निकलूं, मुझे काम नहीं करने दिया गया। अच्छा, खालिद मकबूल सदीकी साहब वार्निंग दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा ना ऑप्शन खुले हैं अभी हमारे पास है, जो बगैर बुलाए वो जाके परवेज उससे मिलते हैं, जाके शहबाज शरीफ साहब से। तो सर वजन बढ़ा रहे हैं ना, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, 2023 में हिस्सा नहीं लेना। वजन बढ़ रहा है ना, वजन बढ़ रहा है ना। वजन देखिए क्या बलूचिस्तान के अंदर जो उनके इत्तेहादिया जो बाप वाले हैं, वो कदूस बजिंडो साहब हैं, चंद रोज के अंदर प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, कोरोना के सेहतयाब हो चुके हैं। आप उनके सुनिए उनके मुतालबात क्या है। वो सारे के सारे मुतालबात ऐसे हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे जो ना मानने के काबिल हैं। अच्छा, आवाज तो उठनी शुरू हो गई ना वहां से भी। और पहला तो ये है कि आपका जो मरकजी सदर है वो सूबे का, वो हमें काम नहीं करने दे रहा। अच्छा, फिर दूसरे धमकी ये होगी कि वजीर आजम साहब आए और आके बड़े बड़े पैकेजेस का बलूचिस्तान में ऐलान करें। अच्छा, और
तो कर देंगे, बलूचिस्तान पे एक पैकेज पहले भी चल रहा है, एक आध और ऐलान कर देंगे ताकि अगले 6 महीने आसानी से गुजर जाए। पैकेजेस 1100 अरब जैसा पैकेज है अच्छा, जो कराची के लिए किया गया था। ठीक, तो वैसे ये हकूक ऐसा कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान हकूक का आगाज हो चुका है, पैकेज का ऐलान कर चुके हैं वो, कुछ काम वहाँ पे हो भी रहा है। मखदूम साहब, आपको लगता है कि आप हुकूमत का साथ छोड़ेंगे जिस तरह डॉक्टर सराब सर्की साहब, आप जानते भी हैं ज़रा उनको, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़ी खबर आएगी इस्लामाबाद से या पंजाब से? देखें, नंबर गेम तो पूरी नहीं है, ठीक, बाकी ये एक फैक्ट है कि मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स है। आज अलबत्ता आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को रिलीफ दिया है, शायद कोई 10 रुपए, मैंने तो न्यूज़ नहीं देखी। हाँ 10 रुपए, लेकिन वो ठीक है, 19-20 चलो ठीक, ये रिलीफ इनको पहले देने चाहिए थे। हम अभी भी कहते हैं आवाम के पास जाएं, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को आप निचली सतह तक चले जाएं। इनसे काफ़ी तवक्कात थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और वो तवक्कात पूरी नहीं हो पा रही। बाकी यहाँ अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, लेकिन अपोजिशन क्या पूरी कर पाएगी? अपोजिशन के पास तो कुछ है भी नहीं। चलो इन्होंने उम्मीदें तो दी थी, ये तो उम्मीद भी नहीं बेच पा रहे ना। देखें, अपोजिशन का डिपेंड करता है कि अपोजिशन में सारे अगर एक पेज पर, पता इनका एक पेज पे होना भी बड़ा एक मुश्किल है। अब जैसे अगर ये देखें ना, ये जिस तरह से कह रहे थे कि अभी पंजाब में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं और पहले स्टार्ट में बातें हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तीफे तब पंजाब में लाना चाह रहे हैं। देखिए, पंजाब में भी आप अगर आप इत्तेहादियों को तोड़ेंगे, काफ लीग पे अगर आप वो कहा, जैसे परवेज इलाही साहब ने कहा कि आप हमें चीफ मिनिस्टरशिप दें, वैसे ही 8 से 10 अजला वो वैसे ही चला रहे हैं वहाँ पे, स्पीकरशिप उनके पास है। चीफ मिनिस्ट्री अगर उनको देंगे तो आपने भी 2 वज़ारतें, चीफ मिनिस्ट्री अगर उनको देंगे वहाँ पे, तो फिर मैं नहीं समझता कि इस मौक़िफ़ पे, इस इनिशिएटिव पे नवाज लीग इत्तेफाक करेगी। और वफाक में भी बहुत इस तरह से, हाँ अलबत्ता अगर ऐसी मूवमेंट, इफेक्टिव मूवमेंट तब होगी या तो हाँ 48 आवर्स या 72 आवर्स तब होंगे जब हाँ कोई मतलब देखें 5-10 हज़ार 15 हज़ार लोगों से इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता ये आगे निकलें, सारी पार्टियां नवाज लीग भी इनका साथ दें और ये बात लाखों लोगों तक मजमा पहुंच जाए, फिर तो एक डिस्टर्बेंस होगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ सिंध में अगर लाखों बंदे नहीं इकट्ठे हो सके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में लाखों कहां से इकट्ठे करेगी? देखिए, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अभी कहना मैं समझता हूँ ज्यादती है। हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए। अभी तो निकले हैं ये, सही, मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मेरा उनसे किसी सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन अभी गलत हम तज्जिया करें ये मैं समझता हूँ ज्यादती। अभी 1-2 दिन उनको छोड़ दें, एंड ऑफ द डे। आप ये समझ रहे हैं कि जैसे ही रहमियार खान तक पहुंचेंगे तो काफिला लाखों में हो चुका होगा? नहीं, अगर होगा तो फिर इनका लॉन्ग मार्च इफेक्टिव होगा, लेकिन जिस सिमत में ये चल रहा है 5-10 हज़ार 8 हज़ार लोग, ऐसे तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होगा। और हाँ, और दूसरी चीज, जब ये घोट की, अभी एक फैक्टर दूसरा भी है कि यहाँ पे उनकी हुकूमत है पिछले 13-14 सालों से, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, डीसी उनके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर उनके हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर उनके हैं, मिनिस्ट्रियां उनके पास हैं, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब ये रहीम यार खान का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, घोटकी क्रॉस करेंगे, तो पंजाब में वहां पे एक न्यूट्रल ग्राउंड होगा खेलने के लिए, वहां पे भी उनके पास अगर यही सारा लोग हुए, यही मजमा बढ़ता गया, फिर तो समझ आएगा कि यार इसका वाकई एक इनिशिएटिव, एक मजबूत इनिशिएटिव है। अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, इनका मार्च ही रहेगा, मार्च ही रह जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और बड़ा, चूंकि जहांगीर तरीन साहब की बात हुई, जहांगीर तरीन साहब के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़े करीबी आपके फैमिली टर्म्स भी हैं, पर्सनली भी आप बड़े अच्छे उनके दोस्त हैं। जो जिस तरह इशारा कर रहे थे डॉक्टर सराब सर्की साहब की, शायद वो बीमार नहीं है, गए हैं, कोई मामला? उनकी तबीयत नासाज है, वो डायबिटिक भी हैं और उनकी एज भी 60+ है, हेल्थ इश्यूज तो उनको हैं। बाकी मैं समझता हूं कि आप जितना आप उनको जानते हैं, आपको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे, कुछ भी हुआ हालात, वो कम से कम ऑपोजिशन की तरफ? मैं उनको जानता हूं, मैं उनको तब से जानता हूं जब वो एग्रीकल्चर के फेडरल मिनिस्टर थे। जी, मैं तब से उनको जानता हूं। वो कहीं पे भी चलेंगे, इज्जत के साथ चलेंगे, और अगर वो कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन का साथ ना दें, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी यही आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये अर्ज करूंगा कि आप अपने इत्तेहादियों को, अपने लोगों से बात करें, उनके मसाइल हल करें। एक और चीज़ के बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी आजकल के दिनों में पैदा किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए। उनके अपने लोग, पीटीआई के सीनियर लोग ये बात कह रहे हैं कि मिलने कोई मसला नहीं, आपस में ही एक ही। तो आपको लगता है कि पैचअप मिलना चाहिए? उनकी एक वेटेज है, इस तरह तो नहीं है कि आप लोग कहते, देखिए पॉलिटिकल वेटेज अलग अलग तरीके से अलग अलग तराजू में तोला जाता है। ठीक, जहांगीर तरीन साहब ना तो किसी असेंबली के मेंबर हैं, सही, ना ही उनका बेटा किसी असेंबली का मेंबर है, ठीक है,
इनफैक्ट उनका बेटा लास्ट टाइम नेशनल असेंबली के इलेक्शन हार गया था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उस शख्स का एक इतना इंपॉर्टेंस है कि आज पूरे मुल्क की मामलात में वो डिस्कस हो रहा है। 15-20 MNAs ने लिख के दिया कि हम वो फैसला करेंगे जो जहांगीर खान तरीन हमें कहेगा। लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अब दुबई गए हैं, ठीक है, हेल्थ अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे, और ज़ाहिर कोई इस तरह की बात कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो खबरें ये हैं कि वो वहाँ पे से जो फैसला करने जा रहे हैं वो फैसला इत्तेहादियों के लिए नहीं है, कम से कम जो हमारी इनसाइड्स हैं उनके लिए नहीं है, अब ये हुकूमत के फेवर में ही जाएगा। जी राव साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा। जहांगीर तरीन मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना होता तो बहुत पहले, 25 अप्रैल गुजर गई है, आपको याद होगा। जी जी। ये एक अच्छी दोस्ती है ना, तो जैसे कि आपने फरमाया कि इस वक्त ये पार्लियामेंट में कहीं भी नहीं है, लेकिन जो लोग साथ हैं उन पर एतबार भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी वक्त फयाज चौहान साहब उनके दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने शहजाद अकबर के लिए कुछ जुमले अदा किए थे और ये जहांगीर तरीन साहब के ही इस वक्त इत्तेहादी थे, दोस्त थे, लेकिन फिर क्या हुआ, सब ने देखा कि किस तरीके से उनकी खून बदली और वो उस रास्ते से अलग हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एतमाद नहीं है, एतमाद की वजह से भी कह सकते हैं, लेकिन ये वफाक का साथ नहीं छोड़ सकते, वक्त भी कम है। डॉक्टर सराफ सरकी साहब, आखिरी पॉइंट आपका, क्या समझते हैं इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आप हिला पाएंगे? डॉक्टर सराफ सरकी साहब। डॉक्टर सराफ सरकी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, और नाज़रीन चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और इत्तेहादी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि इत्तेहादियों को साथ मिला के रखें और किसी भी तरह तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हो, और फिर वफाकी वज़रा बड़े पुरुमीद हैं और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी अपोजिशन बहुत दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब भी आए, प्रोटेस्ट किया और उन्हें, लेकिन खाली हाथ गए, इस दफ़ा भी यही होगा, और अपोजिशन के पास नंबर्स भी पूरे नहीं हैं, और जो हमारे इनसाइट्स हैं वो भी यही हैं कि अब तक तो इत्तेहादी अपोजिशन जो जमातें हैं वो ख़ुद मुत्तहिद नहीं हो सकें, एक पेज पे नहीं आ सकें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से मंजिल की तरफ गामज़न हैं, लेकिन पेज एक नहीं हो सका। क्या मुस्तकबिल होगा और क्या पाकिस्तान की सियासत होगी, इस पे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स करते रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कितना पसंद आएगा, मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। मुझे और इंसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।